हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज और आज हम जो है वेस्पर थ्योरी का सेकंड वाला लेक्चर लगाने वाले हैं। थर्ड वाला, ठीक है, सेकंड वाला लग गया था तो थर्ड वाला देखते हैं। तो इसके अंदर SO2 की बात कर रहे थे भाई, तो SO2 को चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। याद रखना, ये जो नंबर्स हैं यही आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यही आपके सबसे ज्यादा काम की होती है। अगर ये आपने कर ली तो समझ लेना आप काफी कुछ बना लोगे। अब देखिए लास्ट शेल कौन सी है, थर्ड है। थर्ड शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और हमें जोड़ने कितने हैं, 2 ऑक्सीजन जोड़ने। ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालनी आती है सभी को ना, 2 वैलेंसी होती है, टोटल 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो यानी कि 4 बॉन्ड बनाएंगी 2 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यस सर। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो नीचे अंदर वाले ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, इसको ना मानो, ये है ही नहीं, समझ लो। सिर्फ लास्ट शेल पार्टिसिपेट करती है तो उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखाए जाते हैं। तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 3s2 3px 3py 3pz, पी में 4 थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां मान लो 2 थे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से गायब करके डी में पहुंचा दिया, 3d में। शेल क्रॉस नहीं करेगा एटम, याद रख लेना। तो शेल थर्ड डी होता है। डी के सारे ऑर्बिटल लिख रखे हैं, देख लो सारे के सारे लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से डी के सब ऑर्बिटल हमने मेंशन कर रखे हैं। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि होता क्या है, भले ही 3d की एनर्जी क्या है, हाइयर होती है 4s ज्यादा। से, है ना, लेकिन फिर भी 3d आता तो पहले है ना। 3d ये न्यूक्लियस है, तो ये 1s हो गया, 2s हो गया, 3s हो गया, ये सब गोल मानिए आप, बस मैंने उसको गोल ना दिखा के ऐसा शो कर रखा है। तो इसका मतलब 3d की एनर्जी जो है वो भले ही ज्यादा हो लेकिन वो आता तो थर्ड शेल में। तो थर्ड शेल के सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम फिर सकते हैं, फोर्थ में नहीं जाने वाले, भले ही वो यस सर, एनर्जी उससे में कम बॉन्ड हो। लेंथ कम ही रहेगी। हाँ, वो बोन लेंथ कम रहेगी तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। और दूसरी बात ये है कि अगर वो 4s में जाते हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है 3d में वो आ चुके हैं, एनर्जी तो यहाँ बढ़ चुकी है, इसके बाद जब बॉन्ड बनाते हैं तो वो एनर्जी वापस डाउन हो जाती है। तो कुल मिला के उनको 4s से ज्यादा फायदा हो जाता है 3d में रहने का। तो ये भी एक रीजन है, वरना सीधी सी बात है कि अंदर वाला ऑर्बिटल 3p वाला ऑर्बिटल, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 रह गए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है बड़े आसानी से, ये यहाँ नहीं जाएगा। बस इतना याद रखना, इलेक्ट्रॉन शेल क्रॉस नहीं करेगा, सीधी सी बात, वट एवर द रीजन, ओके सर। कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम डी के सारे ऑर्बिटल दिखा सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल चाहिए था, डी में एक ऑर्बिटल में आ गए इलेक्ट्रॉन। तो इसके 2 थे, इसका एक कर दिया, यहाँ पर आ गए दोनों एक एक। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है विद 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। लास्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं, जैसे हमने O3 के केस में बताया था ना, O3 के मॉलिक्यूल में लास्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ते हैं। यस। तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर इसने बना लिए, किसके साथ बनाएगा, एक इसके साथ एक इसके साथ, सेम एक इसके साथ एक इसके साथ। अब याद रखना, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड। ये सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होते हैं ये भी हम आगे करेंगे, ये हम करेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ठीक है। और उसमें VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर बस यही करने वाले हैं और कुछ नहीं। तो ये 4 बॉन्ड जुड़ गए, बात खत्म। अब बात आती है आगे इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाए भाई, वी शेप या बैंक शेप होता है, क्यों, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में एक दिखा दिया लोन पेयर, 2 दिखा दिए डबल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर तो बनेगा एक्चुअल में ट्राइएंगुलर प्लेनर, लेकिन इसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं। जब लोन पेयर को काउंट करते हैं तो ट्राइएंगुलर प्लेनर, दैट इज द ज्योमेट्री। ये समझ में आ रहा है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगा, यस सर। ज्योमेट्री, जिसमें लोन पेयर को काउंट किया जाता है तो लोन पेयर काउंट हो गया। बट जब स्ट्रक्चर काउंट करते हैं तो स्ट्रक्चर में ये समझ लो है ही नहीं, ये है ही नहीं। अगर ये नहीं है इसका सीधा मतलब है कि ये क्या हो गया, ये वी शेप बन गया, बस उल्टा वी लग रहा है ना, तो ये ऐसे भी तो बन सकता है, सल्फर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इधर लोन पेयर है, ये है ही नहीं, समझ लो लोन पेयर, है ना। तो ये वी शेप बन गया, या इसको बेंट बोलते हैं, बेंट का मतलब मुड़ा हुआ। यस, क्लियर है सभी को। यस सर। बोन सर एक एंगल क्वेश्चन था सर। हाँ बेटा, बोन एंगल 119 होता है, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, वैसे 120 होता है बोन एंगल ट्राइंगुलर प्लेनर का। इसका 1 डिग्री घट जाता है, बस 1 ही डिग्री। हालांकि लोन पेयर को ज्यादा रिपेल करना चाहिए, बट 1 डिग्री क्यों घटता है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, उसको मोड़ना आसान नहीं है, इसलिए बोन एंगल ज्यादा नहीं मुड़ पाता, तो वो 1 ही डिग्री कम होता है। कुल मिला के लगभग लगभग ट्राइंगुलर प्लेनर वाली पूरी प्योर वाली ज्योमेट्री ये एग्जिस्ट करता है, ज्योमेट्री, बट शेप आएगी वी शेप या बेंड शेप। यस बेटा, पूछिए अपना डाउट। सर मैं पूछ रहा था, जो सर CO2 होता है उसका सर कहीं कहीं तो सर लीनियर दे रखा होता है शेप, और सर कहीं कहीं सर टेट्राहेड्रल बता रखा होता है, तो सर क्या होता है उसका सर शेप CO2 का? टेट्राहेड्रल,
नहीं, टेट्राहेड्रल बिल्कुल गलत आपने सर सुना है। लीनियर होगा ना? हाँ सर 100% उसकी ज्योमेट्री लीनियर। कहीं कहीं सर टेट्राहेड्रल बताते हैं। बिल्कुल गलत बता रखी है, जहां पे भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बताइए। CO2 का तो बिल्कुल नहीं है बेटा, ये तो हमेशा लीनियर होता है। नो, कहीं गलत पड़ा है, जहां भी पड़ा है उसको दोबारा चेक कीजिए, बिल्कुल गलत पड़ा है। सर एक हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सर फॉर्मूला सा होता है, उसकी उसमें वैलेंस शेल कितने के चार्ज कितना है वो प्लस माइनस करके, और बाद में मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन कितने, तो सर उससे उसका sp3 निकलता है सर CO2 का, और उस वजह से फिर उसका ज्योमेट्री सर टेट्राहेड्रल होना चाहिए। लेकिन सर अगर बाई स्ट्रक्चर देखे किसने तो लीनियर किसने होगा। कहा? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने sp3 बना दी, यही तो गलती की, और वो फॉर्मूला बिल्कुल गलत अप्लाई किया। देखो कार्बन क्या होता है उसका फॉर्मूला, बताना जरा, हाइब्रिडाइजेशन में। सर चार, सर 1/2 1/2 होता है। सर सेंट्रल एटम के सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। सर चार्ज होगा तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा तो चार्ज नहीं है, ठीक है, यस यहाँ सर। चार्ज नहीं है, छोड़ और दो सर जो उसको। और मोनोवैलेंट एटम है, कोई भी मोनोवैलेंट, उनका सम करना है उसमें। हाँ, तो यहाँ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? एक भी 0। नहीं, एक भी नहीं, यस सर। तो 4/2 कितना हो गया? 2 सर। 2। दो। तो sp हाइब्रिडेशन निकलेगी, sp3 कैसे निकलेगी? ओके सर। सिंपल, आप यही गड़बड़ कर रहे थे, है ना? तो अगर sp हाइब्रिडेशन निकल रही है तो वो लीनियर निकलेगा, डेफिनेटली वो लीनियर ही निकलेगा। क्लियर है बेटा? ओके सर। ठीक है, अब दूसरी बात बताता हूँ। फॉर्मूला बहुत ही वाहियात लेवल का है ये, मेरे को पता है, मैंने करवा रखा है बच्चों को, बट मैं इसको कभी याद नहीं रखता हाइब्रिडेशन निकालने के लिए। फॉर्मूले की बजाय डायरेक्ट स्ट्रक्चर देख के या स्टेरिक नंबर देख के हाइब्रिडेशन डायरेक्टली निकल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से भी हाइब्रिडेशन निकल जाती है। अब बताता हूँ कैसे। यहाँ एक ही चीज याद रखनी है, अगर डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड पाई होगा, एक होगा सिग्मा, एक होगा सिग्मा, एक होगा पाई, किसी को भी सिग्मा पाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, एक सिग्मा पक्का बनेगा, क्योंकि सिग्मा बनने के बाद में ही पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड सेकेंडरी होता है हमेशा। तो 2 हो गए पाई बॉन्ड, टोटल 3 है, तो सिग्मा के बाद में बाकी के सारे पाई बनते हैं, सीधी बात। तो 2 पाई है, 1 सिग्मा है। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट ही नहीं करता। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना लेते हैं अब। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, इसमें एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, कार्बन की वैलेंसी खत्म, लोन पेयर है नहीं। तो हम क्या करते हैं हाइब्रिडेशन के लिए, हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला ये होता है, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। बस खत्म। यही स्टेरिक नंबर होता है। लोन पेयर कार्बन पे 0 है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। तो हाइब्रिडेशन S से शुरू करो, P पे आके खत्म हो गई। S का एक ही ऑर्बिटल होता है, S कंप्लीट। P में 3 होते हैं, लेकिन P में एक ही यूज होगा, क्यों? क्योंकि टोटल 2 करने, एक S का एक P का, बात खत्म। S की हाइब्रिडेशन हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड में S की हाइब्रिडेशन होगी। S की हाइब्रिडेशन होती है तो 2 चीजें जुड़ी हुई है, डेफिनेटली लीनियर ज्योमेट्री होगी। क्लियर है? सर पाई बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता? पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। पाई ओके सर। बॉन्ड विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, ओनली सिग्मा और लोन पेयर। खाली ऑर्बिटल भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। एक जगह पर एक्सेप्शन आता है, ठीक है? एक्सेप्शन तो हर जगह ही है, एक जगह क्या है मतलब, इसका भी एक एक्सेप्शन आता है जब बेंजाइन बनता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है किसी को? यस सर, C6H6। हम्म। वो यस। सर उसमें तो 3 डबल बॉन्ड होते हैं। हाँ, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, है ना? तो देखो बेंजीन कुछ ऐसा होता है इसका, ठीक है? इसको ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पर अल्टरनेट में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ये लो 3 डबल बॉन्ड बना दिए। अब बेंजाइन क्या होता है? मैं बेंजीन नहीं, बेंजाइन की बात कर रहा हूँ। उसमें हर किसी के साथ में, अभी देखना, हर किसी के साथ एक एक हाइड्रोजन लगी होती है, सभी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगी होती है। तो उसमें क्या होता है बेंजाइन के अंदर कि 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इनको हटा दो, दोनों हट गई, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। एक छोड़ के एक। ये बनता है ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद, ये होता है बेंजाइन का स्ट्रक्चर। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। बेंजाइन, यस इसमें सर। इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है, तो यानी एक सिग्मा होगा, 2 होंगे पाई बॉन्ड, तो इसमें से एक बॉन्ड जो है ना, मतलब एक पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है, एक बॉन्ड करता है, ये है एक्सेप्शन। समझ में आया? बट इसके लिए रीजनिंग कुछ और देर की, हायर क्लासेस में आता है, डेफिनेटली आपकी क्लास से इसका कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये बीएससी में कहीं आता है, बीएससी सेकंड ईयर में, पता नहीं फाइनल ईयर में, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन वहां आता है। क्लियर है? तो भूल जाओ, बात ही खत्म। क्लियर?
यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, आपके लिए तो बिल्कुल नहीं करता, दूसरों के लिए किसी के लिए कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बेंजाइन में ही करता है अभी तक, उसके अलावा मैंने कोई एक्सेप्शन नहीं पढ़ा है। अगर है कोई तो रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसके अलावा अगर कोई है तो मेरे सामने नहीं आया, सिंपली आप ये कह सकते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल तो नहीं आया, हाँ कोई एक्सेप्शनली किसी क्वेश्चन में डाल दे, कोई कहीं इधर उधर हो जाए तो देखो वो तो लर्निंग प्रोसेस हमेशा सारी उम्र चलती रहती है। मैं ये कह दूं कि एक ही है इसके अलावा है ही नहीं तो ये कहना गलत होगा, है ना, क्या पता बाद में बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए भाई ये आ गया इसका SO2 का स्ट्रक्चर। तो ये अब स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री आपको समझ में आ चुकी होगी, इसे याद करना है बेटा, बना के देखना जैसे ये मैं बना रहा हूँ। अभी अभी हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला बताया है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, मुझे खुद को याद नहीं होता वो, मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा था कि क्या है उसमें। वैसे मुझे पता है कि वो यही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं, वैलेंसी 1/2 होता है, और मोनोवैलेंट एटम की वैलेंसी होती है, डाई वैलेंट की नहीं होती है, ट्राई वालों की भी नहीं होती, ओनली मोनोवैलेंस एटम ही गिने जाते हैं, और 2 से हाफ हो जाता है। मुझे आता है वो, या अगर आपने रिवाइज करवा दिया तो याद हो जाएगा, वरना मैं भूल जाऊंगा। क्यों? मैं कभी यूज ही नहीं करता उसको, कभी नहीं करता। और आप लोगों को भी मैं ऐसा ही बताने वाला हूँ, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सीधा देख के बता दो, शक्ल देख के बता दो ये इतने पानी में है, बात ही करो। जब शक्ल से पता लग रहा है तो फॉर्मूला देखने की क्या जरूरत है। ये सब बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं केमिस्ट्री में, Yes, याद बहुत करेगा तो सारे मिलेंगे होते भी। हैं, बहुत सारे होते हैं, तो इसको क्यों याद करना है। तो मैं इसलिए बच्चों को बहुत सारे फॉर्मूले तो याद ही नहीं करवाता, उसकी जरूरत ही नहीं भाई, शक्ल देख के बता दो। आपने मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड बताया, मैंने बता दिया sp हाइब्रिडेशन है, मुझे जरूरत नहीं है फॉर्मूले की, सीधी बात, हाइब्रिडेशन में देख के बता सकता हूँ। तो अब आप कहो सर फॉर्मूले से मैंने निकाली, तो मैंने कहा चलो फॉर्मूला बताओ किस फॉर्मूले से निकाली आपने sp3, मेरे को इसलिए मैंने पूछा, मैं sp3 कौन से फॉर्मूले से निकल गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो फॉर्मूला मतलब अप्लाई करने में गड़बड़ होगी आपसे, कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ होगी। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं CH4 का मॉलिक्यूल, ठीक है। CH4 का मॉलिक्यूल है मिथेन, बनता है इसमें, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है। लास्ट शेल है सेकंड शेल, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है 4, चारों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे हम। तो 1s2 2s1, 2p में 2 थे तो 2px 2py 2pz, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो 2py और 2px जो है समझ लो भरे हुए हैं, 2pz जो है वो खाली है, तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में जा सकता है, और ये चला गया तो 4 हाइड्रोजन, अब इसकी वैलेंसी 4 होगी। वैसे भी आप वैलेंसी निकालोगे तो 4 ही निकलेगी कार्बन की, तो 4 कैसे निकलेगी, जो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यस, ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. तो ये आ गई वैलेंसी 4। अब इसके बाद में टेट्राहेड्रल बनाएगा ये स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का नाम होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। 4 बॉन्ड है, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। अब टेट्राहेड्रल दिखता कैसा है, ये देखिए एक बॉक्स है, ठीक है। कैसा बॉक्स है? क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है, ये क्यूब है। अगर आपको क्यूबॉइड दिख रहा है तो इसको क्यूब मान लो, सीधी बात, दिखने से कुछ नहीं होता, बस मान लीजिए कि ये क्यूबॉइड है और क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है। इसमें मैंने क्या किया, इसके बीचों बीच में, आपके रूम के बीचों बीच में एक एटम रख लो, और फिर रूम में 8 कॉर्नर्स होते हैं, एक कॉर्नर को छोड़ के दूसरे पर एटम, फिर नेक्स्ट कॉर्नर को फिर से छोड़ दो, फिर नेक्स्ट पे एटम, फिर नेक्स्ट को फिर से छोड़ दो, ऐसे किया। तो देखिए यहां पर एटम, ये छोड़ दिया, यहां पर एटम, ये छोड़ दिया, यहां पर एटम, ये छोड़ दिया, हो गए बस पूरे, ठीक है। तो ये खाली वाले अलग है, एटम वाले अलग है। कहीं से भी शुरू हो जाओ, यहाँ पे एटम है तो इधर वाला खाली, आप इधर जाना चाहो इधर चले जाओ, या फिर नीचे जाना चाहो नीचे चले जाओ। तो जो खाली है, यहाँ एटम है, ये खाली है, सॉरी यहाँ एटम है, ये खाली है, फिर नेक्स्ट पे एटम है, फिर नेक्स्ट खाली है, फिर ऊपर जाना चाहते हो, ऊपर फिर एटम है, फिर से खाली है, फिर एटम है, कैसे भी काउंट कर लो, आपको बिल्कुल बराबर पैटर्न बनेगा। तो ये बन गया हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसके एटम्स को सेंटर से मिला दो। क्लियर है सबको? Yes, sir. इसको बोलते हैं चतुष्फलक, टेट्राहेड्रल चतुष्फलक, 4 जिसके फेस हैं, पहली बात। अब दूसरी बात की बात करते हैं। अभी इसका बॉन्ड एंगल कैसे निकलेगा? तो बॉन्ड एंगल देखिए इसका 109 डिग्री 28 मिनट होता है। 1 मिनट में, सॉरी 28 मिनट, 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, और ये 60 मिनट घड़ी वाला 60 मिनट नहीं है, घड़ी वाला 60 मिनट नहीं है, ये याद रखना, ये मैथमेटिक्स वाला 60 मिनट है। तो 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, 28 मिनट में कितना डिग्री होगा? Sir, कितना? लगभग आधा डिग्री। 30 मिनट में आधा डिग्री होता है लगभग ना? 30, यस सर, 0.5 हो जाएगा। आधा डिग्री तो आगे हाँ, तो इसको जनरली लोग लिख देते हैं 109.5 0.5 डिग्री, यस सर। जनरली लिखा जाता है, बट एक्चुअल में होता ये है, रियल डाटा ये है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे याद करें,
109 डिग्री Okay, 28 sir. मिनट, ठीक है, ना कि आप 100 इसको 9.5 को याद। तो ये इसका बॉन्ड एंगल होता है। तो बॉन्ड एंगल सभी एटम्स के बीच में इतना ही होता है। तो अभी आपको लगेगा मैंने ये दिखा रखा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, इसका एंगल तो छोटा नजर आ रहा है, यस है ना, इसका Yes, सर sir. एंगल 3D में है ना सर, 3D में। हाँ बिल्कुल बेटा, इसका एंगल बड़ा है और इसका एंगल तो और भी बड़ा नजर आ रहा है। तो क्या इन दोनों के बीच में 109 डिग्री होगा? बिल्कुल, इन दोनों किसी Yes, भी sir. दो एटम को उठा लो 109 डिग्री ही मिलेगा। कैसे? इसको देखो, इस बॉक्स को ध्यान से देखिए। अब मैं इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करूंगा आपके लिए कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। तो देखिए जरा, इसी के अंदर मैं ये उठा रहा हूं, इस एटम को उठा रहा हूं और इस एटम को उठा रहा हूं। सेंट्रल एटम से देखिए ये एक दीवार का डायगोनल बन रहा है, इधर वाली साइड वाली दीवार का डायगोनल बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये Yes, वाला sir. डायगोनल, ये वाला डायगोनल दिखा सभी को, ये व्हाइट कलर वाला, ये वाला डायगोनल, ये दोनों एटम्स के बीच में Yes. सेंट्रल एटम का डायगोनल बन रहा है, ये वाला सिंपल सा डायगोनल। अब इस डायगोनल से, यानी क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब की सारी दीवारें सेम होती हैं, तो डायगोनल भी सारे सेम होते हैं क्यूब के। तो इस डायगोनल से बीचों बीच में क्यूब के जो एटम बना रखा है उसका एक एंगल बन रहा है, ठीक है, उस एंगल को कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? ठीक है भाई। Yes, sir. तो Yes, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये मैंने काउंट कर लिया और इसको मैंने एक्स रख दिया, या फिर आप मान लो 109 डिग्री 28 मिनट है, दो का एंगल तो मैंने निकाल लिया। अब मैं चाहता हूं कि इस एटम, और इसका हो गया था ना, बट इसका नहीं करा, अब इसको निकाल रहा हूं, इसका और इसका। तो देखो इन दोनों का ये वाला डायगोनल बन रहा है, नीचे वाला फर्श वाला बन रहा है, और Yes, इस sir. पहले वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल सेम है क्योंकि ये क्यूब है, दोनों डायगोनल सेम होंगे, और सेंटर में जो एटम रखा है वो भी सेम होगा। तो ये वाला एंगल पहले वाले के सेम आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी सेम हो गया जितना भी है। अब बात करते हैं, हम कह रहे थे कि भाई इसका और इसका मिलाएं तो दूर वाले का किसी का भी उठा लो। तो देखो ये एटम हो गया, इन दोनों के बीच का आ गया, और इसके और इसके बीच का आ गया। बट हम कहें सर, आप कहें कि सर ये दोनों का हो गया, ये दोनों का हो गया, बट इसका और इसका नहीं हो रहा, तो पीछे वालों का भी ले लेते हैं। तो इसका और इसका, इन दोनों का बीच का डायगोनल पीछे वाली दीवार का डायगोनल बन रहा है। Yes, sir. Yes, sir. और उस डायगोनल को सेंटर वाले एटम से मिलाओगे, जो ट्रायंगल बनेगा उसके बीच का जो एंगल बनेगा वो भी तो सेम ही आएगा क्योंकि डायगोनल सारे सेम। Yes, sir. क्लियर है? तो ये भी सेम हो गया। अब किसका रह गया? किसी का भी उठा लेते हैं। अब इसका लगा रहा हूं और इसका लगा रहा हूं, ये कॉर्नर वाला रह गया था, है ना, ऊपर वाला। क्लियर है? Yes, sir. और ये लगेगा आपको ये तो दूर है, ये देखो देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये दूर लगेगा, बट ध्यान देना ये वाला और ये वाला ये बिल्कुल आपके सामने वाली दीवार का डायगोनल बन रहा है कि नहीं बन रहा? Yes, sir. Yes, sir. सामने वाली दीवार Yes, के sir. हाँ. और जो सेंट्रल एटम है वो तो उतना ही डिस्टेंस पे रहेगा और डायगोनल सबके बराबर होते हैं, तो इसका एंगल भी सेम हो गया कि नहीं? Yes, sir. तो इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, ठीक है। तो इसके तो तीनों फाइनल हो गए, खत्म करो इसे। अब इसको करते हैं, इसका इसके साथ हो गया बिल्कुल, इसका इसके साथ भी, इसके साथ भी हो गया, इसका इसके साथ नहीं हुआ है ना, इसको मिला देते हैं। Yes, sir. तो ये देखो छत का डायगोनल बन रहा है और नीचे सेंटर पे एक एटम है, तो उसका एंगल भी तो सेम ही आएगा, डायगोनल सारे सेम है। यस, Yes, sir. Yes, तो sir. ये भी सेम हो गया। अब बात करते हैं इसका, बाकी तीनों के साथ हो गया, अब तीनों के साथ हो गया इसका। नेक्स्ट, यानी ये दोनों एटम खत्म। अब इसकी बात करते हैं, इसका इसके साथ बिल्कुल हो चुका है, इसका इसके साथ बिल्कुल हो चुका है, इसका और इसका नहीं हुआ, यानी इसको और इसको ले रहे हैं। अब देखो ये साइड वाली दीवार का डायगोनल बन रहा है कि नहीं बन रहा? Yes, sir. Yes, sir. और इसके सेंटर में जो एटम, मतलब इन दोनों के बीच में जो एटम आएगा वो भी सेम आ जाएगा। तो इसके भी तीनों हो गए, ये तीनों एटम तो खत्म। अब बात Yes, करते हैं इसकी, इसका इसके साथ अभी किया है, इसका इसके साथ हो चुका है, इसका इसके साथ हो चुका है। सारे एंगल चेक कर लिए, किसी भी दो एटम को रैंडमली उठा लो, उनके बीच में एंगल चेक करो, वो कहीं ना कहीं डायगोनल से लिंक रखेंगे और कहीं उनका एंगल हमेशा सेंटर से सेम ही आएगा। यस, क्लियर है गाइस सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो सारे एंगल, टेट्राहेड्रल के सारे एंगल कहीं से भी उठा के देख लो, कहीं से भी किसी को भी उठा के देख लो, सब बराबर आएंगे। तो अब आप ये कह सकते हैं या नहीं कह सकते कि ये और ये एंगल उतने ही है जितना ये है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? Yes, sir. बस Yes, ये sir. Yes, sir. दिखाई ऐसे दे रहा है कि भाई ये ऐसे क्यों, क्योंकि इसको बनाने का वही तरीका 3D में है। है ना ये. तो सर 3D में हम 2D में देख रहे हैं। Yes, sir. लेकिन एक चीज बताओ, हम इसको 3D में ऐसे घटिया लेवल पर क्यों बनाते हैं? ढंग से भी तो बना सकते थे।
कुछ ढंग से। yes sir, बट हमारे पास ऐसा कोई मेथड हमें मिला नहीं। एक और मेथड आपको बताऊंगा, डोंट वरी। हमारे पास ऐसा कोई मेथड हमें मिला नहीं कि हम इसको ढंग से दिखा सकें, ठीक है। वो मैं मेथड आगे आपसे डिस्कस करूंगा कि इसको कैसे ढंग से दिखा सकते थे। अब देखिए, तो क्योंकि अब 3D में दिखाने का आपको बनाना भी आना चाहिए। बहुत से बच्चों को बनाना नहीं आता। कैसे बनाते हैं? कार्बन लीजिए, उसके ऊपर एक उसका हेड बना दीजिए, हेड के ऊपर एक हाइड्रोजन जोड़िए, फिर आपको ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगुलर शेप बनानी। देखिए सारा ये ट्रायंगल बन गया, 120 का एंगल आपको फील हो रहा है नहीं, बट फील होगा, ठीक है, क्लियर है भाई। yes sir, अब जो चौथा एटम जोड़ेंगे ना, वो सेंटर में ऐसे मत जोड़ना, गलत है ये, ऐसे नहीं दिखाते इसे। हालांकि दिखाओगे, गलत कोई नहीं करेगा, बट ये गलत है। इसका एक्चुअल मेथड होता है कि इन दोनों का आप सेंटर जो ले रहे हो, उस सेंटर से या तो लेफ्ट में ऐसे हाइड्रो और बाहर लेफ्ट में और नीचे की तरफ, या राइट में नीचे की तरफ ऐसे हाइड्रोजन लगाना। ये समझ में आया? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. बना लोगे ना Yes, आसानी से। तो यानी Yes, आपको sir. क्या करना है कि इसका सेंटर में नहीं, सेंटर से या तो थोड़ा लेफ्ट की तरफ और यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, या फिर थोड़ा राइट की तरफ, थोड़ा नीचे भी लेना है, इनके बराबर नहीं लेना उसको, उस आइटम को थोड़ा सा नीचे रखना। क्लियर है? तो Yes, yes, sir. Yes, sir. इस तरह से टेट्राहेड्रल को बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने वैसे ही कर रखा है, देखो ये दोनों ऐसे और ये थोड़ा नीचे है, और बिल्कुल बीच में नहीं है, सेंटर में नहीं है। सेंटर से थोड़ा लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसे बनाया जाता है और जनरली ऐसे ही दिखाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई एक और मेथड इसका। तो जब मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो अगर मैं इनको, अब ये देखो मैंने लेफ्ट में जोड़ रखा है, देखो सेंटर ऐसे बनेगा, बट ये मैंने लेफ्ट में हाइड्रोजन बाहर निकाला है। आप लेफ्ट राइट कहीं भी निकाल सकते। जब मैं इनके सारे वर्टिक्स को जोड़ देता हूं, इनके जो कोने हैं, सभी कोनों को एक दूसरे से जोड़ देता हूं, सभी को, कोई भी आपस में ऐसा ना हो कि कोई भी बचा हुआ है, सभी को एक दूसरे से जोड़ना है। तो ये कुछ डायमंड जैसा सा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो जरा, yes sir, ठीक है। और इसको बोलते हैं चतुष्फलक। इसमें जो ट्रायंगुलर फेस नजर आ रहा है ना आपको, ट्रायंगुलर फेस, एक देखो नीचे ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल Yes, नीचे sir. बन रहा है। एक तो ये फेस हो गया, ठीक है। उसके बाद में एक ये देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसे वाला, ये ट्रायंगल दिख रहा है सभी को, व्हाइट वाला। yes sir, एक इस व्हाइट के पीछे की तरफ ये वाला भी तो एक व्हाइट बन जाएगा पीछे की तरफ। yes sir, Yes. तो 3 हो गए, और एक इधर, इधर भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, 4 हो गए। तो इस तरह Yes, से sir. इसमें 4 ट्रायंगुलर फेस बनेंगे, 4 ट्रायंगुलर फेस। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, चतुष्फलक। 4 हैं जिसके फेस। समझ में आ गया सबको? yes Yes, sir, sir. अगर मैं इन एटम्स को मिला के और ट्रायंगल टाइप में कोई कार्डबोर्ड गत्ता काट लेता हूँ या पेज काट लेता हूँ ट्रायंगल टाइप में, और उनको आपस में ऐसे 4 ट्रायंगल मुझे बिल्कुल इक्वल होंगे वो चारों ट्रायंगल, तो वो सारे के सारे मुझे ऐसे जोड़ने पड़ेंगे। नीचे एक लगेगा, 3 साइडों में लगेंगे, और ये डब्बा सा बन जाएगा एक, है ना, झोपड़ी सी टाइप में, समझ रहे हो? yes sir, तो वैसा बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं चतुष्फलक। 4 हैं जिसके फेस। यहाँ ना तो टोटल एटम 4 हैं, सेंट्रल एटम को जोड़ोगे तो 5 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन अराइज होता है कई बार, सर इसमें 4 क्या है? तो जनरली टीचर जवाब देते हैं, देखो बेटा 4 चीजें जुड़ी हुई हैं सेंट्रल एटम से, इसलिए इसका नाम टेट्राहेड्रल, 4 हेड्रल है ना। वो गलत है, 4 इसके फेस हैं, 4 एटम नहीं है, 4 फेस हैं। एटम तो टोटल 5 है। अभी जब ओक्टाहेड्रल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ओक्टाहेड्रल में टोटल एटम गिनोगे तो, बाहर वाले एटम गिनोगे तो 6 हैं, सेंटर वाले को गिन लोगे तो 7 हो जाएंगे। 8 तो उसमें कुछ होता ही नहीं है, 8 फेस होते सर उसमें। देयर इज नो 8। तो 8 क्या होता है? फेस, फलक, अष्टफलक नाम है उसका, अष्टफलक। तो वो 8 फलक क्या होता है? जब ट्रायंगुलर शेप उसके ऐसे जोड़ते हैं सभी को और उसको उस डब्बे को बंद कर देते हैं 3D में, तब वो क्या हो जाता है? बिल्कुल अष्टफलक नजर, उसके 8 फेस नजर आते हैं हमें, तो इसलिए उसको बोलते हैं अष्टफलक। यस, क्लियर है बेटा सबको? yes sir, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. अब हम आपको इस टेट्राहेड्रल को फिर से दिखा रहे हैं। देखो मैं टेट्राहेड्रल का एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन ऊपर वाली बात मत भूल जाना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 4 चीजें जुड़ेंगी, ऐसे होगा, ये सब याद रखना है। ये वेस्पर थ्योरी चल रही है, वीबीटी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सारे स्ट्रक्चर सेम टू सेम फिर से करवाऊंगा, सभी ये आएगा, सब कुछ यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस ऐड हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। वो जो फॉर्मूला अभी अभी बता रहे थे ना आप लोग, वो फॉर्मूला की जगह सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के आप हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे। क्लियर है? बस इतना ही जुड़ेगा, और स्टेरिक नंबर जुड़ जाएगा उसमें। yes 2 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, Yes, sir. बाकी यही सब कुछ यही पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान से कर लेना। बना के देखिएगा टेट्राहेड्रल को, जैसे मैंने बताया ट्रायंगुलर बनाओ, 120 का एंगल फील होगा, एक लाइन ऐसे खींच दो, बात करो।
अब मैं आपको ये विजुअल जो बैकग्राउंड है मेरा, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको मैं शो करता हूँ टेट्राहेड्रल एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो देखिए उसका तरीका मैं बता देता हूँ। मेरी फोटो को ना पिन कर लीजिए आप लोग। पिन पिन करना आता है? फोटो पर जाएंगे तो एक पिन का साइन बना Yes, होगा, sir. पिन Yes, कर sir. लीजिए ताकि मेरा आपको जो वो है दिखाई देता रहे कंप्लीट, ठीक है। अब 1 मिनट मुझे दीजिए। अभी देखिए भाई, मेरे पास यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, वो दिखता कैसा है एक्चुअल में, ऐसा क्यों बनाते हैं, ठीक है। ऐसा बनाने का रीजन बताता हूँ। ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसका मैंने हेड पकड़ रखा है, तो देखो नीचे ट्रायंगुलर फेस है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. मैंने यही नीचे उधर वाले में, लेफ्ट वाले सर में आपकी फोटो शो नहीं हो रही, मतलब वीडियो। मेरी वीडियो शो नहीं हो रही? किस को नहीं हो रही भाई? सर हो रही सर है। मुझे तो हो रही है, मुझे हो रही है। Yes, sir. हो रही है। यश को नहीं हो रही है। यश बेटा आई थिंक आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है इस वजह सर से। मुझे अब हो गई, ये नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं शो हो रही तो कोई इलाज नहीं है, रिफ्रेश कर लो भाई ज्यादा से ज्यादा, है ना। सर हो गई। हो गई, चलो बहुत अच्छी बात। तो देखो एक हेड को मैंने पकड़ा, नीचे बन रहा है ट्रायंगल, बन रहा है, यस सर। यस ठीक है, तो नीचे ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं इसको पकड़ लूं तो तब भी नीचे ट्रायंगल ही बनेगा, समझ में आ रहा है? देख लो, यस सर। Yes, sir. किसी को भी पकड़ लो, किसी भी एक एंगल को पकड़ लो, नीचे ट्रायंगल ही बनेगा, हर बार नीचे ट्रायंगल ही बनेगा, कैसे भी पकड़ लो। चारों तरफ से ये सेम होता है, याद रख लेना, चारों तरफ से किसी को भी एक को हेड बना दो, नीचे ट्रायंगल बनेगा। अब ट्रायंगल अगर बनाऊं तो देखो ये दोनों साइडें, मैं कुछ आपकी तरफ, चलो ऐसे करते हैं, ये दोनों साइडें मेरी तरफ है, और ये वाली जो लेग है, ये देखो थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं मैं इसे, हम ऐसे दिखाते हैं इसे, ठीक है। तो इन दोनों, ये दोनों बराबर है, क्लियर है ना। और ये नीचे Yes, वाली sir. ये थोड़ी सी बाहर निकली हुई दिखाते हैं, तो इसको दिखा, और ऐसे दिखाते, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा दिखाते, बिल्कुल सेंटर में ऐसे नहीं दिखाते, बिल्कुल सेंटर में नहीं दिखाते, वरना वो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके ऐसे बनाते हैं। बनाने का तरीका समझ में आया, ऐसा क्यों दिखाया जाता है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये है टेट्राहेड्रल। लेकिन इसका एक और दूसरा मेथड है, मैंने बोला था कि एक और चीज है इसमें। वो क्या चीज है, अब जरा वो देखिए, ध्यान से देखना, मैं बस देखने का तरीका बदल दूंगा। ये क्या बन रहा है भाई? वी। यस सर। Yes, sir. यस ऊपर क्या बन रहा है? ऊपर भी तो वी बन रहा है, लेकिन उल्टा वी बन रहा है, ध्यान दो, उल्टा Yes, sir. वी। यस सर। ये जो वी है, ये मेरा ऐसे है, तो दूसरा ऊपर वाला ऐसे वी है, उल्टा वी, सीधा वी, उल्टा वी। टेट्राहेड्रल में दो एंगल्स को पकड़ोगे, सीधा वी और उल्टा वी बनेगा। यस बेटा, समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, यस sir. सर। किसी भी दो एटम को, तो मैं इन दोनों को पकड़ रहा हूं ना। अगर मैं इसे और इसे पकड़ लूं तो देखो इससे भी मेरा ये बन गया नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी आपको दिखाई दे रहा है, बट ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के। उल्टा मतलब अपोजिट में भी इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट होती है, पैरेलल नहीं होती है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि ये नीचे भी बन रहा है और एक ऊपर वाला भी बिल्कुल ऐसे बने, ऐसे बनता तो बराबर होता, बट ये ऐसे है नहीं, है ना। Yes, मैं sir. इसको जबरदस्ती बना रहा हूँ ऐसे तो करके, ये मोड़ के, क्योंकि फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा। देखो ये फ्लेक्सिबल है, एटम मिल भी जाते हैं। तो ये एक वी बना, अगर मैं इसे ऐसे पकड़ूं और ये एक वी बना, तो देखो ये अब आपको समझ में आएगा उल्टा कैसे बनना। मतलब मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा तो एक ये क्या हो रहा है, इसकी बाजू ऐसे आ रही है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? Yes, तो ये sir. उल्टे वी Yes, sir. एक दूसरे के ऊपर हैं, अपोजिट में, साथ में डायरेक्शन भी पलटी हुई है, डायरेक्शन भी पलट जाती है, उल्टा वी और सीधा वी। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल ऐसा होता है भाई। तो अब ये आपको समझ में आ जाएगा कि परफेक्ट टेट्राहेड्रल कैसा होता है, ठीक है। अब इसमें 3D में होते हैं ना, तो कोई भी दो एटम, इन दोनों को पकड़ लो, इन दोनों का एक बीच का एंगल सेम। अब मैं अगर कहूं कि इसको और इसको पकड़ूं, जो 3D में आपको अलग नजर आता है, दूर नजर आता होगा, इसे और इसे पकड़ूंगा तब भी इनका एंगल सेम। ये सब एटम एक दूसरे के सामने होते हैं। ये वाला एटम इसके सामने है बिल्कुल, ये वाला एटम इसके सामने भी है बिल्कुल, ये वाला एटम इस पीछे वाले के भी सामने आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सब एटम एक दूसरे के सामने आते हैं। यस, क्लियर है बेटा टेट्राहेड्रल? Yes, यस Yes, सर। sir. अब आप मेरी इमेज को अनपिन कर सकते हैं, क्योंकि अब हम स्क्रीन पर जाएंगे, ठीक है। और विजुअल इफेक्ट जो है मैं वापस कर देता हूं। ओके, तो विजुअल इफेक्ट फिर से आपके पास आ जाएंगे, है ना। बैकग्राउंड नहीं दिखाई देता, इससे बैकग्राउंड जो है आप लोग कंफ्यूज नहीं होते हो, या आप लोगों को मान लो कि मेरे रूम में वैसे कोई नहीं आता, मेरे रूम में, ठीक है, बिल्कुल अलग रूम है ये, लेकिन एटलीस्ट कोई गलती से आ जाए और मेरे पीछे से जा रहा हो तो आपको लगेगा पता नहीं कौन जा रहा है ना, सर पता नहीं कहाँ बैठे हैं। तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, पीछे से जाता हुआ बंदा नहीं दिखता। देखो मेरा हाथ गायब हो जाएगा, गायब हो गया ना। यस सर। ये Yes, पास sir. आएगा तो ऐसे, मतलब ज्यादा दूर की चीजों को डिटेक्ट नहीं करता, ये गायब।
मेरा सिर भी गायब हो जाएगा, ज्यादा पास ज्यादा दूर चला जाएगा, है ना। तो पीछे अगर कोई मेरे बंदा खड़ा है तो वो मुझे, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, मुझे दिखाई देगा बट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो दैट इज वाई हम बैकग्राउंड लगा के रखते हैं, ताकि आप लोगों को मतलब डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। और कई बार क्या होता है कि बैकग्राउंड में कोई सामान पड़ा होता है, बच्चे उसी को देखते रहते हैं, क्या रखा हुआ है इनके रूम में, है ना, फोकस अलग हो जाता है, दैट इज वाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब उसको V को, यहां देखो ये V बन रहा है, ये वाला V, और ये इसके ऊपर उल्टा V दिख गया। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके, और ये थोड़ा सा आगे और ये ऐसे, तो ये ऐसे भी बना सकते हैं, बट आपको फील करना पड़ेगा कि ये अपोजिट V है, ये इसके बिल्कुल ऐसे आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, है ना। इसको हटा देते हैं, ऐसा अपोजिट में भी आ रहा है। अब इसको ऐसे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट बेस्ट तरीका तो यही है कि इसको ऐसे दिखाएं तो आपके लिए ज्यादा मजेदार होगा, है ना। अब ये बिल्कुल अच्छा सा दिख रहा है ना, उल्टा V और सीधा V, अगर आप फील करें इसे, तो ये भी एक मेथड होता है दिखाने का, और ये भी मेथड होता है। बाकी शो कैसे भी कर लो, बट आपको जनरली ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है बेटा, क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. टेट्राहेड्रल चतुष्फलक, जब चार चीजें जुड़ी होती हैं तो उसको चतुष्फलक कहते हैं, ठीक है, चार चीजें जुड़ी होती है, याद रख लेना टेट्राहेड्रल। इसमें अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अभी मैं सीधी बात बता रहा हूँ। जब हमने टाइम लगाया किसी स्ट्रक्चर पर, जनरली बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, कई टीचर्स भी बस याद करवा देते हैं, बट वो बता नहीं पाते चार क्या है इसमें, ठीक है। बहुत से टीचर बता देते हैं, लेकिन कुछ टीचर मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा स्ट्रक्चर है वाटर का। अब वाटर का स्ट्रक्चर देखिए भाई, क्या होता है वाटर। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के साथ में दो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होगा यहाँ पर, अब इसमें एक खास चीज और बताता हूँ आपको। हमने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, OH2 क्यों नहीं लिखा भाई। CH4 में जो बाद में जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन तो बाद में जुड़ रहा है, इसको H ऐसे दिखाया, दिखाया ना। OH2 को ऐसे क्यों नहीं Yes, दिखाया, sir. बताया सर H में सर थोड़ा पॉजिटिव वो चार्ज आ जाता है ना, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला केटाइन सा होता है, थोड़े केटाइन जैसे बिहेव करते हैं, उससे पहले लिखते हैं। हाँ, इसको ऐसा समझो, कैटायन बिहेव नहीं, इसको ऐसा समझो। वो में थोड़ा तो- सर थोड़ा चार्ज आ जाता है ना उस पे, डाइपोल मूवमेंट की वजह से। हाँ हाँ वही चीज। तो इसको ऐसे समझिए कि एक्चुअल में क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसको बाद में दिखाते हैं, क्योंकि वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, जैसा कृष्ण बता रहा है ना। स्लाइटली नेगेटिव चार्ज वालों को बाद में दिखाया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपने वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पढ़ा नहीं है, तो उसकी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाद में बताया, बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन और कार्बन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन है 2.4, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.2। तो भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब H4C क्यों नहीं लिखते। ये जो बॉन्ड है आपने पढ़ा होगा, पढ़ा पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड माना जाता है। ये सर बताया था हमारे सर ने, राज सर ने बताया था, है ना, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 से कम है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड है, 1.7 से ज्यादा है तो वो आयनिक बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर सेंट्रल एटम को ही पहले दिखाते हैं, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि दोनों को बराबर माना जाता है। तो सेंट्रल एटम को पहले दिखाएंगे। और अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, जैसा कि वाटर के केस में ये कोवेलेंट नहीं होता, वाटर के केस में तो क्या होता है, अगर ये कोवेलेंट नहीं है तो डेफिनेटली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको बाद में दिखाएंगे, इसलिए इसको H2O लिखा जाता है। ये समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. लिखने का भी अपना तरीका है, और ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पूछते ही नहीं है कभी। समझ में आया, पूछना चाहिए आप लोगों को, ध्यान दिया करो। इसी को कहते हैं फोकस, फोकस कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए आपके दिमाग में जो आते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था वैसे। हाँ बोलो सर वैसे मुझे लगता नहीं भी पूछना चाहिए सर, जो क्या कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसमें सर एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है सर, तो जो उसमें ऑक्सीजन है सर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, फिर वो सर उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने चाहिए, लेकिन उससे उल्टा सर वो उसको इलेक्ट्रॉन देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। सर ऐसा क्यों होता है।
बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आपको मिल जाएगा, अभी भी दे सकता हूं, पर पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि ये चीज आप पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, कहाँ पढ़ा है आपने? सर ये बुक में था सर ये। बुक कौन से लेसन में पढ़ा? सर ये इसी वाले सर केमिकल बॉन्डिंग में सर, बुक में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, ठीक है। तो सुनिए, अब जब आप जीओसी करेंगे ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब वहां पर इसका आंसर है, ठीक है। और ये गुड क्वेश्चन है, ये कोई सिली क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है कि मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं, कार्बन के पास में 2 वैलेंसी खाली पड़ी है, ठीक है। 4 बॉन्ड बनाता ना कार्बन। यस सर। Yes, sir. अगर एक वैलेंसी खाली हो, एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास में हो, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा बताओ जरा? पॉजिटिव चार्ज। नहीं, यस सर, पॉजिटिव Yes, चार्ज sir. रहेगा उस पर। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव। यस सर। लेकिन एक्सेप्ट करने का एक फायदा होता है, मान लो कि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन था कार्बन के पास और कार्बन की वैलेंसी भी 3 समझो, तो 2 बॉन्ड तो उसने बना लिए। तीसरा बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन है, तीसरा बॉन्ड अगर वो किसी का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उसने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, जिससे कार्बन के पास 2 हो गए और नेगेटिव चार्ज हो गया। सपोज इसकी वैलेंसी 3 थी, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया तो नेगेटिव चार्ज बन गया। क्लियर है बेटा? Yes, अब sir. इसको फायदा क्या है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में हो गए, फायदा ये है। तो लेना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर ये डोनेट कर देता तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऊपर से ऑर्बिटल खाली हो गया, वो ऑर्बिटल जो कि पहले एक इलेक्ट्रॉन रखता था, तो ये डबल घाटा हो जाता है इसे, तो इसलिए ये लेना पसंद करता है, पेयर करना। इसको आप जरा दूसरे तरीके से समझते हैं, वो बेटर समझ में आएगा। ये तो था एक इलेक्ट्रॉन के लिए। कार्बन के अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में पड़े हैं, ये कभी कभी सेम ऑर्बिटल में भी आ जाते हैं, ये दोनों सेम ऑर्बिटल में भी आ सकते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा ताकि इसके 2 हो जाएं, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 2 नेगेटिव आ गया, बिल्कुल 2 नेगेटिव आ गया। पर भाई साहब के 8 तो पूरे हो गए कि नहीं हो गए? ये देखो, हो गए 8। Yes, sir. Yes, sir. दो ये हैं, 2 ऑक्सीजन से शेयर कर रखे हैं, 8 हो गए पूरे, 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे। तो 2 नेगेटिव के साथ कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। तो ये डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऊपर से वैलेंसी भी खाली रह जाएगी, 8 भी पूरे नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी। डबल तप रहा है, दुगना तपिश होगी इसे, दुगना तकलीफ। तो क्यों ना नेगेटिव चार्ज अटेन करके, क्यों ना इसको रख लिया जाए, तो अपना एक बैग तो भर गया, घर तो भरा हुआ है, भले ही नेगेटिव चार्ज आ चुका है, लेकिन पेयर तो सारे बन गए, इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए। यस और नॉट? यस सर। तो फिर कार्बन को क्या करना चाहिए भाई? कार्बन को क्या करना चाहिए, अब यहां से बताओ। कार्बन को इलेक्ट्रॉन लेने में फायदा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में? अब आप लोग बताओ। लेने में sir. लेने में। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन बैठी है, इसके पास लोन पेयर भी है, पर फिर भी भाई साहब को 8 पूरे करने, अगर ये इसको दे देता है, अगर कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन, अब यहां ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, बेशक दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, बट ऑक्सीजन के तो 8 से भी ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन। कितने हो Yes, गए? sir. 9 हो गए। यस सर। 9 हो गए। 9 हो गए, तो 9 तो ऑक्सीजन ले ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंड भी नहीं कर सकता सर, हाँ, एक्सपेंड भी नहीं कर सकता, ऑर्बिटल ब्लॉक ही नहीं है। एक्सपेंड। हाँ हाँ बेटा, वेट, ठीक है, तो एक्सपेंड तो वो कर ही नहीं सकता, उसके पास इतने रूम ही नहीं होते कि वो रख सके, वो भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, इसी एग्जांपल में। मतलब ऑक्सीजन लेना तो नहीं चाहेगा, भले ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट कार्बन से छीन के रखने की हिम्मत तो उसकी नहीं है। बट कार्बन बेचारा इस स्टेज में बैठा है कि अगर मैं छीन लूं तो मेरे 8 पूरे हो जाएंगे। समझ में आया? इसलिए कहते हैं कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंसी खाली है, उसे बोला जाता है फ्री रेडिकल। एक किसी एटम की एक वैलेंसी खाली हो, उसे वो फ्री रेडिकल होता है। कार्बन की यहाँ 2 वैलेंसी खाली है, इसे कार्बीन बोलते हैं। कार्बन के लिए कार्बिन, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रीन, लाइक दैट, ठीक है। तो अगर किसी की 2 वैलेंसी खाली है या एक वैलेंसी खाली है, दोनों केसेस में वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन छीनना चाहेगा, देना नहीं चाहेगा, भले ही उसके सामने कितना भी ताकतवर आदमी बैठा हो, भूखा मरता क्या ना करता, भले ही ऑक्सीजन बैठा है, इसको कोई परवाह नहीं है। अब ये भड़क चुका है, समझ गए? Yes, sir. तो फिर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेने में से फायदा है, तो क्या करेगा? अब देखना, अब ऑक्सीजन भी इतनी भली तो ऑक्सीजन भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दे देगी और चुपचाप बैठेगी। तो ये कहता है कोई चक्कर नहीं ऑक्सीजन, तू मेरे साथ एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। इसको मिल गया, नेगेटिव हो गया। अब ये वाला ऑक्सीजन का ये है, लेकिन इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, शेयरिंग से एक लोन पे रह गया, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। क्यों?
क्या आएगा, एक दे दिया। पॉजिटिव चार्ज Negative आएगा ना, आएगा। पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ना, कार्बन पे आ गया नेगेटिव। बट ध्यान देने वाली बात, ऑक्सीजन के अब भी 8 पूरे हैं, क्योंकि शेयरिंग भी तो कर रखी है उसी इलेक्ट्रॉन से। 6 और 2 8। यस सर। और बढ़िया बात भाई साहब, कार्बन के भी, इस भाई के भी 8 पूरे हो गए। 8 हो गए। ठीक है, दोनों के कम से कम भरे तो हैं। तो कार्बन क्या Yes, कहता sir. है कि देख मैं तेरा इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं पर पूरा नहीं ले रहा, 8 तेरे पास हैं, चुप करके दे दे, मेरे 8 पूरे होने चाहिए मेरे को, वरना मैं तो तुझे डोनेट नहीं कर सकता। दैट इज वाई ये रूल यहाँ वायलेट हो जाता है। भड़का दिया आपने उसको। क्लियर है बेटा? सर जैसे O3 में हो गया था, जो लास्ट का 3 हाँ, वाले हाँ, में हाँ, उन्होंने शेयर कर लिया बिल्कुल। था। उसमें भी जबरदस्ती हुई थी, मैंने बोला था वो अनस्टेबल होता है। ठीक है कृष्णा, यस सर। आर यू गेटिंग योर आंसर ना? यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब देखो इसमें भी जबरदस्ती हो रही है। इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड एक एक्साइटिंग मॉलिक्यूल है, मतलब ये जल्दी रिएक्ट करता है, ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। सर वो क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि सर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस भी काफी है ना। हाँ हाँ बेशक क्वेश्चन पूछिए, बढ़िया है, आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। मैं तो यही तो बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस पूछिए आप लोग। आपको थोड़ा, हाँ अगर देखो इस पे 5 मिनट 10 मिनट लगने थे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पूरा ऑर्गेनिक को कवर कर रहा होता तो फिर मैं बोलता हम ऑर्गेनिक में करें, ठीक है, अब भी नहीं करें, बट वो आपको आंसर मिल जाता था। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे ये चीज आपको आंसर मिल जाएगी, नो वरी। अब एक खास बात, कार्बन मोनोऑक्साइड पे आप लोग पहुंच ही गए, तो अब बताओ ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, वापस भी छीन लेती है ऑक्सीजन, निकम्मी है बहुत ज्यादा। ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्डेड भी है ना किसी के साथ भी, तो डबल बॉन्ड भी एक छीन लेती है, सिंगल बॉन्ड बना देती है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर वापस डोनेट कर देती है। जहां पर भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा, एक बॉन्ड छीन लेगा, वापस डोनेट, छीन लेगा, वापस डोनेट, ऐसे खेलती रहती है। यहाँ तो इसको जबरदस्ती देने पड़ रहे हैं, तो इसको तो ये बख्शने वाली है ही नहीं, तो ये वापस छीन लेगी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को और एक इसका खुद का। ये तो फिर से न्यूट्रल, फिर से डोनेट, फिर से डोनेट, फिर से लेफ्ट राइट चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है यस सर, रेजोनेंस था। तो ये रेजोनेंस होता है। तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ऐसे बनते हैं। अब बड़ी बात आती है, रेजोनेंस भी आपको करवाएंगे, इसी में करवाएंगे, नो वरी। अब बड़ी बात ये आती है कि ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर इलेक्ट्रॉन, ये एक्साइटेड है, डोनेट करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़े, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, कभी कभी तो 2 हो जाते हैं ना, कार्बन Yes, के पास sir. 1 लोन पेयर है। यस सर। कार्बन के पास 1 लोन पेयर है, ये वाला, ये भी लोन पेयर की तरह काम करेगा। ये कभी कभी एक ऑर्बिटल में भी हो जाता है और कभी कभी दोनों सिंगल ऑर्बिटल में भी होते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक में मान लेते हैं, तो ये भी लोन पेयर बन गया, पेयर में है। तो ये लोन पेयर कार्बन डोनेट करेगा कि ऑक्सीजन, मुझे ये बता। जब ऑक्सीजन के पास डबल होते हैं ना लोन पेयर, तब ऑक्सीजन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ वो रूल अप्लाई हो जाएगा, वो किसी दूसरे को नहीं करेगा। क्यों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी वजह कार्बन कार्बीन वाला कर देगा। बट हम तो बोल रहे थे कार्बन तो छीनेगा। बेशक जब ऑक्सीजन कार्बन को डोनेट कर चुका होगा, इस केस में, अब जरा देखना, इस केस में जब कार्बन नेगेटिव चार्ज है, तो ये अब अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, यस और नोट? यस सर। तो अगर ये Yes, अपना sir. लोन पेयर डोनेट कर सकता, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई आ गई मेटल, इसको इसने डोनेट कर दिया, कार्बन का नेगेटिव चला गया। यस, यस सर। क्लियर sir. है? कार्बन का नेगेटिव चला गया, कार्बन हो गया न्यूट्रल, लेकिन ऑक्सीजन पॉजिटिव है, तो कार्बन के तो 3 और 1 4 बॉन्ड बन रहे। अब ऑक्सीजन वापस छीन लेगी। ऑक्सीजन अगर वापस छीन रही है तो ये भी गया, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव भी गया, और ऑक्सीजन के पास फिर से 2 लोन पेयर हो गए। अब आप कहोगे कि 2 ये बन गए और 3 ये बन गए। अब एक हिसाब से कार्बन ने ही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, बट अब कार्बन टिकने वाला नहीं है कि यार मेरे पास 2 वैलेंसी थी, एक तुमने उसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कार्बन अब फिर से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये मेटल से छीनेगा, और फिर से यहाँ एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और ये न्यूट्रल हो गया, और कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। आपको नजर आएगा, समझ में आया? तो कुल मिला के कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं। यस, क्लियर है गाइज? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ एक दिक्कत आती है कि कार्बन जल्दी सी डोनेट फिर भी नहीं करता। कार्बन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन तो करेगा नहीं, पॉजिटिव हो गया, तो कार्बन पे नेगेटिव है, वो कर सकता है कि भाई ठीक है ले लो यार, मेरे को क्यों तड़पा रहे हो नेगेटिव चार्ज से, लेकिन ये जल्दी से फिर भी डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है इसकी वैलेंसी फिर से घट जाएगी, और ऊपर से ऑक्सीजन फिर से इससे छीन लेगा। ऑक्सीजन ने तो अपने वाली हरकतें बंद करनी नहीं है, तो ये ज्यादा, यानी जल्दी सी कार्बन इलेक्ट्रॉन देता नहीं, इसे बोलते हैं वीक डोनर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए वीक डोनर, ये वीक डोनर है, डोनेट नहीं करता, और उसमें कार्बन ही डोनर है, ये याद रख लेना, रट्टा मार लेना इस बात का। क्लियर है बेटा सबको?
यस सर। यस सर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वीक डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है। फिर भी कभी अगर गलती से कर दे, गलती से कर दे, मतलब कोई ऐसा आ जाए कि वो बना ही ले बॉन्ड, अब अगर हो गया ना, उसके बाद वो ऑक्सीजन तो वापस लेगा ही लेगा, फिर कार्बन उसके साथ उस मेटल से भी वापस डबल बॉन्ड बना लेगा। मतलब कार्बन फिर ऐसी स्टेज में आ जाएगा, कार्बन ने पहले डोनेट किया, उधर से ऑक्सीजन ने छीन लिया, ऑक्सीजन न्यूट्रल हुआ, तो कार्बन फिर से मेटल से ले लेगा, तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, दोनों हो गए न्यूट्रल, और दोनों के पास, इसके पास अपने 2 लोन पेयर भी हैं। क्लियर है? ये सिचुएशन बन जाएगी। डबल बॉन्ड बना लेगा, सिंगल नहीं डबल। अब क्या होगा? अब सिंगल बॉन्ड से हमेशा डबल बॉन्ड क्या होता है? पावरफुल होता है। अब ये Yes, sir. पावरफुल बॉन्ड जो है, इसको तोड़ना मुश्किल होता है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में वीक डोनर होता है, डोनेट वही करेगा, बट अगर उसने गलती से डोनेट कर दिया, किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, उसे लगता है कि मेरा घाटा है, पर अगर डोनेट कर दिया, उसी के गले पड़ जाता है, ले भाई अब मुझे वापस दे, डबल बॉन्ड बना लेता है। और अब इस बॉन्ड को वो छोड़ेगा नहीं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। पहली बात दोस्ती, करेगा नहीं, कर लिया तो अब हाथ छुड़ा नहीं सकते, हाथ काट के ले जा सकते, छुड़ा नहीं पाओगे। क्लियर है? जल्दी सी दोस्ती। यस सर। क्लियर है? क्योंकि डबल बॉन्ड बना लेता है, इसका रीजन। और ये वो रीजन होता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जाती है, ब्लड के साथ चिपक जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, यस सर। फिर अंदर जाती है ऑक्सीजन अंदर रिलीज हो जाती है, और हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड चिपक जाती है, वो वापस लंग्स में आके बाहर निकल जाती है। क्लियर है? यस सर। ऐसा होता है। यस सर। अच्छा अब सर, इसलिए सर जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो डेडली पॉइजनस होती है हमारे लिए। अब सुनिए, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपने स्मेल कर ली, तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड भी, क्योंकि ये वीक डोनर है, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड अब्सॉर्ब हो जाती है, लंग्स प्रेशर डालते हैं, और प्रेशर अलग होता है लंग्स का, तो जिससे ब्लड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक जाती है। ये चिपक गई ना, बस कहानी खत्म। अब ब्लड जाएगा सेल के पास, कहेगा भाई एक्सचेंज कर ले कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं छोड़ेगी, मैं नहीं छोड़ने वाला अब तुझे। क्लियर है? तो वो वापस घूम Yes, sir. जाएगा, हार्ट में आएगा, फिर लंग्स में आएगा, अब कहेगा भाई ऑक्सीजन एक्सचेंज कर ले, कार्बन मोनोऑक्साइड अब भी नहीं छोड़ेगी। जिस ब्लड के जितने हिस्से के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक गई ना, जितने हिस्से के साथ चिपक गई, अब वो नहीं छोड़ने वाली, उतना ब्लड खत्म। ब्लड सेल, एक रेड ब्लड सेल 120 दिन जिंदा रहती है हमारी बॉडी में। ब्लड डोनेट करने के बाद 21 दिन तक जिंदा रहती है। ब्लड डोनेट करने के बाद रेड ब्लड सेल 21 दिन तक किसी को ब्लड चढ़ाया जा सकता है, लेकिन बॉडी में 120 दिन तक जिंदा रहती है। 120 दिन के बाद में वो डेड हो जाती है और स्प्लीन में चली जाती है। स्प्लीन होता है मुर्दाघर रेड ब्लड सेल का, और वहां से फिर उसके सारे स्पेयर पार्ट अलग करके फिर से नया ब्लड बनता है। इसीलिए ब्लड लगातार बनता रहता है आपकी बॉडी में। क्लियर है? यस सर। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ी है, जब तक उसके 121 दिन पूरे नहीं होते, वो तो वहीं घूमता रहेगा। अब ब्लड तो उतना ही रहेगा, बढ़ने वाला है नहीं, क्योंकि अमाउंट तो फिक्स है उसका। तो जितना ब्लड खराब हो गया, उतना कमजोरी आ जाएगी, सांस फूलेगी। ये पॉइजनस गैस होती है, लेकिन स्मेललेस, टेस्टलेस गैस होती है, ना स्मेल है ना टेस्ट है। तो रात को जो लोग अंगीठी जलाते हैं और रूम कर देते हैं बंद सर्दियों में, क्या होता है? अंगीठी के अंदर कार्बन होता है, कोयला होता है, कोयले के अंदर कार्बन होता है, कार्बन को चाहिए फुल ऑक्सीजन। रात को रूम कर दिया बंद, हमारे लिए सांस लेने के लिए तो ठीक होती है ऑक्सीजन, नो डाउट, लेकिन अंगीठी भी जल रही है और हम भी सांस ले रहे हैं, परिवार सो रहा है साथ में, धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड चढ़ती रहेगी। बंदे को शुरू में नहीं पता लगेगा। अगर मान लो 1,00,000 2,00,000 रेड ब्लड सेल हमारी खराब भी होगी, क्या फर्क पड़ता है? करोड़ों सेल्स हैं हमारी बॉडी में, उनका काम चल रहा है। जब तक काम चल रहा है तब तक शरीर कोई हरकत नहीं करेगा, लेकिन जब काफी सारी कार्बन मोनोऑक्साइड चिपक जाती है ब्लड के साथ, काफी ब्लड खराब हो चुका होता है, तब हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। तब माइंड कहेगा भाई मेरे को सांस नहीं आ रहा, मेरे को ऑक्सीजन मिल नहीं रही। तब माइंड जब तक बताएगा तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि हम बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, मसल पावर खत्म, हाथ नहीं हिला सकते। बस हमारी आंख खुल जाएगी, बोलना चाहेंगे बोल नहीं पाएंगे। और लास्टली कार्बन मोनोऑक्साइड तो लगातार आ ही रही है, धीरे धीरे वो आती रहेगी और हम पड़े पड़े सोए के सोया रह जाता है पूरा परिवार, कोई भी हिल नहीं पाता। इसलिए कहते हैं अंगीठी जला के रात को नहीं सोना चाहिए। आप जब तक जाग रहे हैं तब तक अंगीठी जला सकते हैं, रूम बंद कर सकते हैं। जैसे आप सोने वाले हैं, अंगीठी को उठाइए, रूम से बाहर फेंक दीजिए, बाहर रखिए, दरवाजा बंद करके सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको महसूस होता रहेगा। जो लोग गैस गीजर में नहाते हैं, गैस वाला गीजर, उसमें गैस चढ़ती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कैसे चढ़ती है वो पता है? यस सर।
वो भी ऐसे ही चढ़ती है। कैसे? वो जब जलती है, हमारी एलपीजी गैस जलेगी, बाथरूम होता है छोटा सा, जलती है, उसको उसको चाहिए ऑक्सीजन, दरवाजा बंद करके नहाते हैं हम लोग बाथरूम में, ऑक्सीजन की सप्लाई होगी बंद। तो अब लेस सप्लाई में, ऑक्सीजन की कम सप्लाई में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन, आग जब जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, तो बाथरूम में कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाती है। हम नहा रहे होते हैं, हमें सांस चढ़ जाते हैं, हमें लगता है कि ना वो धुंध सी फैल जाती है। सर्दियों में गीजर चलाते हैं, ऑब्वियस है, गर्मियों में तो चलाएगा नहीं, वो धुंध सी फैल जाती है पानी की। Yes, हमें sir. हमें लगता है कि इसकी वजह से मेरे को सांस चढ़ रहा है, हमें महसूस ही नहीं होता। और जब जरूरत से ज्यादा सांस चढ़ जाते हैं तो अचानक से हम बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं, हम बोल भी नहीं पाते। ये प्रॉब्लम है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कोई घर का मेंबर, उसको समझ में आए कि बंदा अंदर गया था भाई, 1 घंटा हो गया बाहर नहीं निकला, तो वो दरवाजा वरवाजा तोड़ के शायद बचा लेते हैं, बच जाते हैं, बाद में उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, उसको ब्लड चढ़ जाता है, नया ट्रीटमेंट हो जाता है, और उसको 2-3 साल लगते हैं, पूरा साल 1.5 साल लगता है पूरा रिकवर होने में। समझ गए? 120 दिन, 3 महीने तो वैसे ही रेड ब्लड सेल को बनने में लग जाता है ना, तो कम से कम साल के आसपास उसको पूरी जान आने में शरीर में साल के आसपास लग जाता है, बंदा पतला हो जाता है सूख के। सोचो इतना खतरनाक वाला काम है इसका। समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए कहते हैं गैस गीजर अगर आपके बाथरूम के अंदर है, गैस गीजर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा अगर दरवाजा बंद करके नहाते हो तो। क्या इलाज करें? 2 बाल्टी भर के रख लो अगर आप 2 बाल्टी से नहाते हो तो। या फिर क्या इलाज करें? अगर हल्का सा दरवाजा खोल के रखिए, या फिर क्या करें, क्योंकि कई बार होता भी दरवाजा खोलने पर दिखाई देता है बाहर, तो वो अच्छी बात नहीं है, तो क्या करें, ऊपर रोशनदान होता है, रोशनदान में से शीशा हटा दो, मिरर, उसमें शीशा लगा होता है ना रोशनदान में, यस सर, यस सर। मिरर Yes, sir. मिरर हटा दो, उसकी जगह पर लोहे की जाली लगा दो। तो लोहे की जाली से बाथरूम के अंदर वैसे वो वेंटिलेशन होता है सर। हाइट पे होता है, वेंटिलेशन होता रहेगा, उसे ऑक्सीजन मिलती रहेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी नहीं, हल्की फुल्की बनी भी तो इतनी नहीं बनेगी कि आप बेहोश हो जाओ, तो कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। समझ गए? और अंग्रेजी sir. को Yes, गलती sir. से भी सर्दियों में नहीं रखना। हाँ, हीटर, रूम हीटर रख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी वाला, क्योंकि वो हीटर क्या करता है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी से गर्म होके आपको गर्म वेव छोड़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे एक दिक्कत होती है हीटर से, कुछ लोग बोलते हैं हीटर खराब करता है, सांस नहीं आएगा, सब मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। हीटर से एक दिक्कत क्या है, हीटर जो है वो मॉइस्चर को कम कर देता है, जिससे आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो ज्यादा हीटर सर्दियों में जला के रखने से स्किन ड्राई हो जाती है। तो क्या करें, एक छोटा सा गमला टाइप में या कुछ भी ऐसा, जैसे थाली होती है हमारी एक, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हो, उसमें पानी भर लो और उसको रूम में रख दो। हीटर पानी को इवेपोरेट करता रहेगा, मॉइस्चर की कमी नहीं होगी बॉडी में, और आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज रहेगी। या फिर वो नहीं करना चाहते, चोचला हो जाएगा, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लो थोबड़े पे, ठीक है, रात को लगा के सोने का दिन में भी रात को मेकअप करके है ना, क्योंकि बाकी बॉडी से मॉइस्चर उड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ठीक है भाई, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो कौन कौन मेकअप करने वाला है आप जरा सोच लो ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, चलिए तो बंद करते हैं। तो देखियो वाटर बना रहे थे, 1s2 2s2 2p4 आ गया। अब 2p4 इसको एक्साइट करेंगे, ऑक्सीजन को तो एक्साइट कर रहे हैं, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। तो देखो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, तो क्या इसमें 3s में भेज सकता हूं इलेक्ट्रॉन? नहीं भेज सकता, इलेक्ट्रॉन कभी शेल क्रॉस नहीं करेगा। Yes, sir. दूसरी चीज, क्या सेकंड डी होता है? क्या सेकंड डी होता ही नहीं है। तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाने वाले। ये दोनों क्या है? लोन पेयर। Yes, sir. और ये हमेशा लोन पेयर ही रहेंगे, तो ऑक्सीजन के में हमेशा 2 लोन पेयर रहेंगे। ये देखिए 2 लोन पेयर, इनको दिखाने का तरीका यही होता है। लोन पेयर्स को आप ऐसे दिखा सकते हो, इस तरह से डंडा लगा के, ऐसे 2, ये 2, या फिर आप इन्हें ऐसा दिखा सकते हो, ऐसे 2 पॉइंट। ठीक है, चॉइस इज योर्स। या फिर आप इन्हें सिर्फ ऐसे दिखा सकते हो, तीनों तरीकों से शो कर सकते हो। जब हमें उनकी प्रेजेंस दिखानी होती है तो ऐसे करके उसका कुछ शेप बना देते हैं, और प्रेजेंस नहीं दिखानी, जस्ट शो करने हैं, तो जैसे मैं अभी पहले कर रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड में, ऐसे 2 वैलेंसी दिखा के ऐसे। क्लियर है? शो कैसे भी कीजिए, लेकिन इस तरह से लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर। अब देखो हम जो बात कर रहे थे, यहां से आपको क्लियर होगा, सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है। क्या 2 से ज्यादा बॉन्ड बन सकते हैं इसमें? नहीं बन सकते, ये हमेशा लोन पेयर रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये सबको? Yes, sir. Yes, तो sir. लोन पेयर, अब देखिए जरा, लास्ट शेल के सभी इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन आपको मॉलिक्यूल में दिखाने पड़ेंगे। तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये और 2 ये थे जो बॉन्ड बनाएंगे, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के अंदर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे तो 8 होते हैं,
बट लास्ट शेल में 6 होते हैं, क्योंकि अंदर वाली शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें से 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी वैलेंसी 2 होती है, तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाएंगे और बाकी के 4 नहीं बनाएंगे, जो 2 लोन पेयर कहलाएंगे। यस, क्लियर है ये बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब बात करते हैं यहां पर। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कुछ ऐसा होने वाला है, मतलब 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर ज्यादा रिपेल करते हैं बॉन्ड पेयर को, इसलिए अब होना तो चाहिए था ये टेट्राहेड्रल, 4 चीजें ना, तो ज्योमेट्री जो है वो है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, खराब हो गया। देखो, एक इधर एक इधर एक इधर और एक ये इस तरफ है, मिडल में नहीं है, इसको मिडल में मत समझना, मिडल में थोड़ा ऐसे होता है ना, ठीक है? Yes, sir. तो ये ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन डिस्टोर्ट, खराब हो गई थोड़ी सी, परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है, तो इसको डिस्टोर्ट बोलते हैं, खराब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिसमें लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं। जिसमें लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते उसको क्या कहते हैं, वी शेप और बेंट और वी शेप, दैट इज कॉल्ड बेंट और वी शेप। यस बेटा, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स इट। अब इसका फिर लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल कितना रह जाएगा, क्या 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा? नहीं, टेट्राहेड्रल का यही एंगल होता है ना, बट ये तो नहीं रहने वाला। तो Yes, क्या yes, रहेगा, sir. इसका बॉन्ड एंगल Yes, होता है sir. वाटर का कम हो जाएगा। 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री, दैट इज द बॉन्ड एंगल। रट्टा मारना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ये, और इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसी वजह से हम वाटर को कभी भी ऐसे नहीं दिखाते, जैसा आप लोग कई बार सोचोगे आगे जब मैकेनिज्म करेंगे तब सोचोगे सर ऐसे दिखा दो ना वाटर को, 2 लोन पेयर, एक ऊपर और एक नीचे, क्या दिक्कत है? लीनियर हो गया, 180 का एंगल हो गया, इसमें 180 छोड़ो 109 डिग्री का ही नहीं हो पाता पूरा, इसलिए ये बेंट होता है, वी शेप और बेंट इज द स्ट्रक्चर नेम। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, याद रखना ये सभी बना के देखने हैं, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, दोबारा जिंदगी में बनाने नहीं पड़ेंगे, लेकिन सभी बना के देखने हैं विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी ही चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में, ये आपको मैं करवाने वाला हूं। ठीक है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट देखो, अमोनिया का स्ट्रक्चर करते हैं। तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p3, जरा एक्साइट करें तो 2px 2py 2pz। क्या यहाँ पर 3s लिख सकते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन कभी शेल क्रॉस नहीं करेगा, याद रख लेना, सेकंड शेल में रहेगा। तो भाई इसको एक्सपेंड करेंगे तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा, ऑब्वियस है। वो रूल थे ना, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, Yes, और वो sir. सब। तो पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर डबल होना शुरू होगा, तो तीनों में एक एक भर दिया। अब ये रहेगा लोन पेयर, क्योंकि ये सेकंड शेल में और ये भी सेकंड शेल में है, तीनों में एक एक है, तो मतलब ये अपने आप को पेयर में रखना चाहते हैं, इसीलिए ये एक एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ कर लेंगे शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, दोनों के पास 2-2 हो जाएंगे, और इस तरह से हमारे पास 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगी, NH3, एक लोन पेयर। तो टोटल 4 चीजें हैं, तो ज्योमेट्री वही रहेगी, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, 4 चीजें जुड़ी होती है तो टेट्राहेड्रल बनता है। कुछ जगह पर 4 चीजों से स्क्वायर प्लेनर भी बनता है, आगे ही हम डिस्कस करेंगे, इन्हीं स्ट्रक्चर्स में स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर बनने के लिए लोन पेयर होते हैं, फिर कुछ और वो कुछ और रीजंस होते हैं, और वो हम कोऑर्डिनेशन में +2 में भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए याद रखिए 4 चीजें जुड़ी हो तो टेट्राहेड्रल ही होता है। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर भी डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होगा, परफेक्ट नहीं होगा। तो देखो लोन पेयर आ गया यहाँ पे, आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां आपका मन करे वहां शो कर दो। फिर ये 3 चीजें वैसे की वैसे, एक लेफ्ट में आ गई, मिडल में नहीं है, तो अब इसकी ज्योमेट्री तो सही है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, बट स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर में लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते, ये समझ लो है ही नहीं, दिस इज नॉट देयर। ठीक है, ये याद रख लेना, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री में क्या फर्क होता है। ज्योमेट्री में लोन पेयर इंक्लूड होता है, जब वो लोन पेयर को दिखा के कैसा दिखेगा, Yes, स्ट्रक्चर में लोन पेयर को भूल जाओगे, लोन पेयर इंक्लूड नहीं हो रहे। हाँ, वो है ही नहीं, तब वो कैसा दिखेगा। तो देखिए जरा, इसको बोलते हैं ट्राइएंगुलर पिरामिडल। कैसे? ट्रायंगल देखो नीचे बन रहा है कि नहीं बन रहा? टेट्राहेड्रल Yes, sir. में Yes, sir. तो नीचे ट्रायंगल बन रहा था, और ऊपर क्या बन रहा है? झोपड़ी बन रही है। अगर ऊपर झोपड़ी बन रही है, नीचे कोई बेस है, ऊपर कोई झोपड़ी बन रही है, तो उसको पिरामिड बोलते हैं। वो झोपड़ी के 3 भी हो सकते हैं साइड, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, झोपड़ी कैसे बन सकती है? तो पिरामिड का मतलब झोपड़ी टाइप में है, 4 का बेस हो, 4 का बेस, ऊपर सेंटर के ऊपर एक एटम हो, तो देखो ये भी झोपड़ी बन सकती है कि नहीं बन सकती? Yes, sir. Yes, ये भी sir. Yes, Sir. sir. ये भी पिरामिड है। 5 का बेस हो, 5 एटम्स का बेस, ये लो 5 एटम का बेस है, और ऊपर कोई एटम है, तो ये झोपड़ी ये भी बन सकती है भाई, जब 5 को मिलाएंगे।
तो ये भी पिरामिड है, समझ गए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पर क्या था, ट्रायंगल का बेस था, ट्रायंगल के बेस से भी तो झोपड़ी बन सकती है, लो बन गई झोपड़ी, ठीक है। Yes, sir. तो ये झोपड़ी को ही पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड की वैसे शेप आपको पता है ना, नीचे बेस चौड़ा होता है और ऊपर क्या होता है, एक कॉर्नर पे आके सब मिल जाते हैं, वो पिरामिड Yes. होता है। मैं उसको Yes, झोपड़ी sir. बोल रहा हूँ। बात एक ही है, मिस्र के गीजा के पिरामिड आप लोगों ने सुने होंगे, देयर आर लॉट ऑफ पिरामिड्स। यस, यस सर। है ना। Yes, sir. किसने मिस्र के गीजा के पिरामिड नहीं सुने? सर वो तो 7 एंशिएंट वंडर में से आते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन जरूरी थोड़ा सबको याद ही होगी, 7 एशियन वंडर के अंदर याद ही रखें, है ना। चलो अच्छी बात है, अगर सबने सुन रखे हैं बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, अब एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जनरल क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को, पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे बताइएगा कि किस किस को पता है गाय और भैंस में क्या डिफरेंस होता है। मान लो कि काली गाय है, काली भैंस है, गाय काली हो सकती है, भैंस के 2 सींग है, गाय के भी 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, 1 पूंछ होती है, सब सेम टू सेम है। किसी बच्चे को आपको बताना, 5 साल का बच्चा जिसने ना गाय देखी ना भैंस देखी कभी, वो पहली बार देख रहा है, कैसे बताओगे ये गाय है वो भैंस है? वो कहेगा दोनों एक जैसी तो है, दोनों भैंस है या दोनों गाय हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए काउ एंड बुफेलो? ये क्वेश्चन है, कोई आंसर बता सकता है? अभी तो ओपन है सबके लिए विंडो, और नहीं बता सकता तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे बताइएगा, किसी को आंसर मिला तो पेरेंट्स से पूछिएगा, उनको पता होगा। जो बच्चे अपने आप को फन्ने का समझते हैं कि हमें हमारे पेरेंट, हमने तो साइंस पढ़ ली, हमें तो कुछ ज्यादा ही आ गया, हमारे पेरेंट्स तो अनपढ़ है ना, या कम पढ़े लिखे हमसे, तो उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है कि आपके पेरेंट्स को डेफिनेटली वो एक ऐसा डिफरेंस जरूर बताएंगे थोड़ा सा। अगर वो स्ट्रेस लेके सच में आपको आंसर देना चाहते हैं तो उनको अपने आप आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। आपसे बड़े के पास आपसे कुछ खास जरूर होता है, भले आप कितने भी फन्ने का बन जाओ, और आप लोग जोर लगा के देख लेना, लेकिन आप लोग इसका आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। एक्सपीरियंस से इसका आंसर आ जाता है। बहुत कमाल की चीज है, समझ गए। सर गाय का दूध पतला होता है ना, भैंस का गाढ़ा होता है। क्या बात है। तो 5 साल के बच्चे को आप पहले दूध निकालोगे, फिर उसको साइंटिफिकली प्रूव करोगे ये पतला है गाढ़ा है? यस, नॉट पॉसिबल, है ना बेटा। 5 साल के बच्चे को बताना है, और आपके मदर फादर और मैं भी बता सकता हूँ, नो वरी, बड़े आसानी से बता सकता हूँ कि क्या होने वाला है और क्या है, ठीक है। Yes, sir. तो बहुत आसानी से मैं भी वो डिफरेंस आपको बता सकता हूँ, नो डाउट टू इट। तो चलिए भाई, बैच डिटेल्स बता रखी है, ठीक है। तो वो डिफरेंस आप लोग निकालने की कोशिश कीजिएगा, और अभी मैं आपकी क्लास थोड़ी देर में अब ऑफ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी रखें, या आगे एक और स्ट्रक्चर बता दूं? नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा, थैंक यू, बस खत्म, ठीक है। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। सारे स्ट्रक्चर याद कर लेना बेटा, ठीक है। Okay, sir. रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। देखो मैंने शुरू में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके करवा रहा हूँ, 2-3 लेक्चर, इसके बाद हम थोड़ी सी स्पीड खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। जब आप मेरे लेवल पर आ जाएंगे, कि मुझे पता लग जाएगा आपका लेवल कि आपको इतना आता है, फिर हम चीजों को थोड़ा ज्यादा जल्दी करें तो बेटर होगा। उससे पहले मैं खुद ही स्पीड डाउन रख रहा हूँ, तो नो वरी, 1-2 स्ट्रक्चर भी है, तब भी आपको पूरे स्ट्रक्चर फिर से बनाएगा, ठीक है। क्लियर अभी सब?